नमस्कार, मेरा नाम पंकज है। स्वागत है आपका इंडियन यूथ यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो नितिन गडकरी जी के सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स का पार्ट 2 है और इस पार्ट में अभी हम आगे के 4 और सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले हमने सीरीज का पार्ट 1 अपलोड किया है, जिसमें हमने शुरू के 4 सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की थी। अगर आपने हमारा वो पार्ट नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 1 को देखने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि इस पूरे सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स की सीरीज में हम 11 प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और इन 11 सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स में से बाकी के 3 प्रोजेक्ट्स की बात हम पार्ट 3 में करेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे और इसके अलावा अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू के 4 सिग्नेचर प्रोजेक्ट की बात हम पार्ट 1 में ही कर चुके हैं, इसलिए इस पार्ट 2 की शुरुआत हम 5वें नंबर से कर रहे हैं। 5वें नंबर पर जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आता है वो है चार धाम राजमार्ग, जिसको हम ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी योजना भी कहते हैं। उत्तराखंड के चार धाम में बनाकर तैयार की जा रही है ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड में धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाने के लिए अभी साल में सिर्फ 6 महीने तक ही जाने की सुगमता होती है। बाकी के 6 महीनों में बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो जाती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ऑल वेदर रोड के जरिए इन 4 धामों में साल के 12 महीनों तक पहुंचने लायक सड़क का निर्माण कर रही है, जो कि इन 4 धाम के साथ साथ सीमा क्षेत्रों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण सड़क होगी। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत की तो आपको बता दें यह प्रोजेक्ट लगभग 12,072 करोड़ रुपए की लागत से बन के तैयार हो रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 825 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा और इस पूरी परियोजना में लगभग 53 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन 53 प्रोजेक्ट्स में से लगभग 40 प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हो चुके हैं और 13 प्रोजेक्ट इको सेंसिटिव जोन में पड़ते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट सिग्नेचर प्रोजेक्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं कि उत्तराखंड एक प्राकृतिक धरोहर है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां बहुत बड़ी तादाद में उपस्थित हैं और ऐसी जगह पर हाईवे बनाना कोई आम बात नहीं है और वास्तव में ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए एक अलग डेडिकेशन की जरूरत होती है और इस डेडिकेशन की हमारे नितिन गडकरी जी के अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि नितिन गडकरी जी यह चीज़ बड़े अच्छे से समझते हैं कि यह हाईवे देश की जनता के साथ साथ हमारी भारतीय सेना के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड चीन और नेपाल की सीमा से लगा हुआ राज्य है। ऐसे में सीमा तक फौज को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए भी इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण से भारत की फौज को सीमा तक टैंक और हथियारों के साथ पहुंचने में काफी आसानी होगी और पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा पलायन भी भारी संख्या में रुक जाएगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट हमेशा से विवादों में रहा है और अभी भी कुछ विवाद इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, जैसे कि एक विवाद है सड़क की चौड़ाई को लेकर। ऑल वेदर रूट के तहत बन रही सड़क को केंद्र सरकार 10 मीटर चौड़ी बनाना चाहती है, जिससे कि आर्मी के टैंक से लेकर अन्य आधुनिक हथियार के साथ फौज सीमा पर आसानी से पहुंच सके। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण और इको सेंसिटिव जोन होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 5.5 मीटर सड़क के निर्माण की इजाजत दी है, जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सड़क के और चौड़ीकरण को लेकर अपील दायर कर रखी है। लेकिन आशा है कि जो भी होगा वो बिल्कुल सही होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर जो सबसे खराब बात मुझे लगी वो यह है कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे पेड़ों को काटा गया, लेकिन बाद में नितिन गडकरी जी के आदेश के बाद बाकी के पेड़ों को टेक्नोलॉजी की मदद से रिप्लेस किया जा रहा है और मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के लिए प्रकृति से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस सही नहीं होगा तो आप चाहे कितना भी डेवलपमेंट कर लें, आप चाहे कितना भी रोड और हाईवे बना लें, प्रकृति का अगर बैलेंस बिगड़ा तो यह सब कुछ चंद सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस बात का ध्यान भारत सरकार जरूर रख रही होगी। बात करें 6वें नंबर पर आने वाले सिग्नेचर प्रोजेक्ट की तो आपको बता दें 6वें नंबर पर जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आता है वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे हमारे देश में सबसे बड़ी क्लास एक्सप्रेसवे में से एक है। यकीन मानिए जब आप इस एक्सप्रेसवे पर सैर करने जाएंगे तब आपको विश्वास नहीं होगा कि आप भारत के किसी एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की बनावट, इसकी चौड़ाई, सुंदरता, टेक्नोलॉजी आदि इतने अलग हैं जो इसके पहले किसी और एक्सप्रेसवे पर देखने को नहीं मिलते। बात करें इस एक्सप्रेसवे की लेंथ की तो आपको बताते हैं एक्सप्रेसवे लगभग 90 किलोमीटर लंबा है और यह एक्सप्रेसवे 14 लेन का है, जिसमें 14 लेनों का निर्माण दिल्ली से दासना तक किया गया है और दासना से मेरठ तक 6 लेन का निर्माण किया गया है। यह एक्सप्रेसवे 2016 से बनना शुरू हुआ था और अप्रैल 2021 में है पूरी तरह पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। बात करें इस एक्सप्रेसवे में आने वाली लागत की तो आपको बता दें है एक्सप्रेसवे लगभग 7,855.87 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बनाने की तैयारी हमारे देश में 1999 से चली आ रही है। 1999 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने की सोची थी, लेकिन कई कारणों की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इस पूरे प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हो पाया
बाद में जब यूपीए शासनकाल में आया तो यूपीए शासनकाल में भी इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई 31 दिसंबर 2015 को पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पूरे एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई और मात्र 5 साल में इस पूरे प्रोजेक्ट को 4 चरणों में डिवाइड करके पूरी तरह बनाकर तैयार कर दिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट का पहला चरण 8.7 किलोमीटर का था, जो अक्षरधाम से शुरू होकर यूपी गेट तक था। बात करें दूसरे चरण की तो दूसरा चरण 19.92 किलोमीटर का था, जो यूपी गेट से डासना तक था। तीसरा चरण 22 किलोमीटर का था, जो डासना से हापुड़ तक था, और चौथा चरण 46 किलोमीटर का था, जो डासना से मेरठ तक बनकर तैयार हुआ है। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे से होने वाले फायदे की तो आपको बता दें, इस पूरे एक्सप्रेसवे की वजह से समय और फ्यूल में तो बचत हुआ ही है, उसके साथ साथ पॉल्यूशन में भी भारी कमी आंकी गई है। जब यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार नहीं हुआ था तब दिल्ली से मेरठ तक जाने के लिए लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगता था, लेकिन जैसे ही यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है दोनों शहरों के बीच यह समय घटकर मात्र 30 से 40 मिनट का रह गया है। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे के फीचर्स की तो आपको बता दें, यह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हमारे भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसमें लगभग 28 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है, जो दिल्ली से डासना के बीच में पड़ता है, और इस हाईवे पर 5 फ्लाईओवर 4 अंडरपास भी बनाए गए हैं। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ वर्टिकल गार्डन को भी विकसित किया गया है, जो आपके रास्ते को और ज्यादा मनमोहक बना देते हैं। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सोलर सिस्टम से चलने वाली लाइटें लगी हैं, इससे ऊर्जा की भी काफी बचत होती है। तो ये था हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि 6वें नंबर का सिग्नेचर प्रोजेक्ट था। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर पर आने वाले सिग्नेचर प्रोजेक्ट की। 7वें नंबर पर जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आता है वो है दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज। दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज लोगों के लिए वास्तव में एक टूरिज्म स्पॉट से कम नहीं है। यह एक विश्व स्तरीय ब्रिज है, जो कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत का काम करता है। इससे यमुना पर स्थित वजीराबाद पुल पर दशकों से लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। भारत का यह पहला एसिमेट्रिकल केबल स्टैंड ब्रिज है, जो कि 675 मीटर का यह ब्रिज धनुष के आकार का बना हुआ है, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो आपको बता दें यह ब्रिज लगभग 154 मीटर ऊंचा है, जो कि कुतुब मीनार से लगभग 2 गुना ऊंचा माना जाता है। इस ब्रिज से दिल्ली का टॉप व्यू भी देखा जा सकता है, और इसके लिए ब्रिज के सबसे ऊपर करीब 22 मीटर ऊंचा ग्लास का एक बॉक्स बनाया गया है, जिसके अंदर से लोग बाहर का नजारा देख सकते हैं। यहाँ जाने के लिए 4 एलिवेटर व लिफ्ट लगाए गए हैं, जिसके सहारे एक बार में कुल 50 लोग पुल के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। बात करें इस पूरे पुल में आने वाली लागत की तो आपको बता दें यह पूरा पुल लगभग 1518.37 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। हम बात करते हैं 8वें नंबर पर आने वाले सिग्नेचर प्रोजेक्ट की। 8वें नंबर पर जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आता है वो है नर्मदा ब्रिज। नर्मदा ब्रिज गुजरात के भरूच जिले में बनकर तैयार हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ऐसे राज्य हैं जो ग्रोथ के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में काफी आगे हैं, और वास्तविकता में यह दोनों राज्य बिजनेस के हिसाब से एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। हर रोज लगभग हजारों मराठी महाराष्ट्र से गुजरात और हजारों गुजराती गुजरात से महाराष्ट्र सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के काम से ही जाते हैं, और इस पूरे पुल का निर्माण इन दोनों राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए ही किया गया है। आपको बता दें कि यह अहमदाबाद मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनकर तैयार हुआ है। इस ब्रिज की सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरा ब्रिज मात्र 2 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस ब्रिज की अगर लंबाई की हम बात करें तो यह ब्रिज लगभग 1344 मीटर लंबा और चौड़ाई की अगर बात करें तो लगभग 20.8 मीटर चौड़ा है, और इस पूरे ब्रिज को बनाने में लगभग 379 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 में की गई थी। यह पुल 2 साल से भी पहले बनकर तैयार हो जाता, परंतु शुरुआत में जिस कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो कंपनी इसको बनाने में असफल रही, लेकिन उसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट एल&टी को दिया गया और एल&टी ने इस पूरे ब्रिज को लगभग 2 साल में बनाकर तैयार कर दिया। पुल की अगर खासियत की बात करें तो आपको बता दें कि इस पूरे पुल पर लगभग 17.4 मीटर चौड़ी 4 लेन सड़क का निर्माण किया गया है। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए 3 मीटर फुटपाथ की सड़क भी बनाई गई है। पुल पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें करीब 400 से ज्यादा एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये थे इस पार्ट 2 के 4 सिग्नेचर प्रोजेक्ट। उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने आखिरी तक जरूर देख लिया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो पता लग चुका होगा कि वास्तव में नितिन गडकरी जी बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे देश में काम कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम भी अपने देश के प्रति उतने ही ईमानदार हैं जितने कि नितिन गडकरी जी? तो शायद नहीं। वजह मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कई बार हमें सुनने को मिलता है कि जो भी सुविधाएं एक्सप्रेसवे पर हो या फिर ट्रेन में हो या फिर किसी भी डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में हो, आम जनता के लिए दी जाती हैं, उन सुविधाओं को बड़ी तादाद में लोग क्षति भी पहुंचाते हैं। जैसे एक्सप्रेसवे पर अगर सोलर प्लेट्स लगाई गई तो पता लगा लोकल के लोग उन सोलर प्लेट्स को ही निकाल के ले गए, या फिर टॉयलेट्स बनाए गए तो उन टॉयलेट्स को क्षति पहुंचाई गई, या फिर जो भी सुविधाएं दी गई उन सुविधाओं को क्षति पहुंचाई जाती है।
क्या हम यह अपने देश के प्रति सही कर रहे हैं, हमें एक बार सोचना जरूर पड़ेगा। और मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो ऐसा करते हैं कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप देश के विकास में साथ नहीं दे सकते तो देश के विकास में बाधा भी मत बनिए। और मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंचे और जो प्रोजेक्ट जिस सोच के साथ हमारे देश में बनाए जाते हैं वो सोच पूरी हो। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।